इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे मेंस एग्ज़ाम की, जो भी सेलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए, इधर बी इट फॉर यूपीपीसीएस मेंस और यूपीएससी मेंस और फॉर बोथ। ओके, एंड दोज हु हैव नॉट गॉट सेलेक्टेड, प्लीज़ अब आप लोग ज़्यादा अपना दिल मत छोटा करिए और डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि अगर आपने ईपीएफओ का एग्ज़ाम भरा है तो वो आपको हर हाल में देना है। ठीक है, ये मैं आपको बोल रही हूँ बिकॉज ये गोल्डन चांस है आप लोगों के पास इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट हासिल करने का, रिस्पेक्टेबल जॉब हासिल करने का। स्पेशली जो एपीएफसी का पेपर है, जो उसके लिए एलिजिबल हैं बच्चे। खैर, आई तो नोटिफिकेशन दोनों एग्ज़ाम की थी, एपीएफसी और ईओ एओ दोनों के लिए थी, है ना। तो ऑप्शन ऐसा भी था कि या तो आप एपीएफसी भर लीजिए या ईओ एओ भर लीजिए या दोनों भर लीजिए, है ना। क्योंकि एपीएफसी में एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन करके एक टैग लगाया हुआ था कि डिप्लोमा फलाना चाहिए, है ना। जो आगे जो था स्ट्रीम पता ही होगा आपको, पबेड वगैरह सब मेंशन था उसमें, राइट, फाइनेंस पबेड एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना। तो कई बच्चों के मन में तो ये भी डाउट है कि अरे एपीएफसी क्यों दें, ना दें, भर तो दिया, ये सब चीज़ें इस टाइम पे दिमाग में नहीं रखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लान बी एक हमेशा आपके पास होना चाहिए। एस्पिरेंट्स टीवीएफ की सीरीज़ अगर आपने देखी हो तो उसमें भी यही था। प्लान भी होता क्या है, क्यों रखना है, क्या नहीं, वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी, वो एक मोटिवेशनल वीडियो होगी। क्यों वो मैं बोल रही हूँ अलग होगी, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों पे अलग पड़ने वाला है। ठीक है, उसका एक बहुत ज़ोरदार इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एंड जीवन में हमेशा हमने देखा है कि डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते और ज़िंदगी आपसे कुछ और ही करवाती है, कुछ और ही मकसद रहता है, राइट। तो कई बच्चे तो ये हैं कि ये सोच में बैठे हैं कि नहीं नहीं, हमने अगर करना है तो यूपीएससी ही करना है तो यूपीपीसीएस ही करना है। और उसमें भी सिलेक्टेड पोस्ट उन्होंने मतलब चुन रखी हैं कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, है ना। बस ऐसे ऐसी मतलब यही पोस्ट करनी है और कुछ नहीं करनी है, राइट। उन्होंने मतलब ये चीज़ें पहले पहले सोच रखी हुई हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ऐसा अपने आप को ना, आपको एक पिंजड़े में बंद करके नहीं रखना है, मैं पहले बता दूँ आपको। पिंजड़े में बंद करके आप रखेंगे तो आपकी जो पंख है ना वो पूरी तरीके से फैल तो पाएंगे नहीं, ठीक है, किसी भी हाल में वो फैल नहीं पाएंगे। तो यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, है ना, फॉर दिस थिंग। आपको अपने आप को बाहर निकालना है सारी चीज़ों से, ठीक है, और जुट जाना है। ये पेपर क्यों गोल्डन चांस है, अब इस बात में डिस्कशन पे आ जाते हैं। जो ईपीएफओ का, एपीएफसी और ईओ का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकाला था, आपने देखा होगा कि उसमें कुछ एरियाज़ तो जो हैं आपके वो कॉमन है और कुछ एरियाज़ डिफरेंट हैं दोनों के सिलेबस में, ठीक है। अब सिलेबस वाइज क्या डिफरेंसेस हैं और हमें किस चीज़ पे कितना मतलब फोकस रखना है, ईपीएफओ का जो दोनों पेपर हैं, एपीएफसी या ईओ एओ में, उनकी तैयारी किस हिसाब से, लास्ट मोमेंट पे क्या क्या रिवाइज़ कर लेना है, वो मैं आपको कल बता दूंगी वीडियो में, ठीक है। कल की 9 बजे की रात में 9 बजे वाली वीडियो में बता दूंगी कि सिलेबस में क्या डिफरेंसेस हैं और आपको किस एग्ज़ाम को किस हिसाब से प्रायोरिटी पे रख के कैसे क्या करना है, राइट। क्योंकि एपीएफसी के लिए तो एज ग्रुप भी रिस्ट्रिक्टेड था आपका 35 ईयर्स और ईओ के लिए तो अप टू 30 ईयर्स। तो कई बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ एपीएफसी के लिए ही एलिजिबल हैं, राइट, ईओ के लिए तो एलिजिबल भी नहीं है। तो आधा तो कंपटीशन वहीं घट जाता है, आधा कंपटीशन आपका वहीं घट जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गोल्डन चांस है। और मैं आपको बता दूँ एपीएफसी और ईओ में डिफरेंस क्या है, वो भी अभी डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट एक सरसरी निगाह में। टोटल सीट्स आपके पास कितनी है इस टाइम पे, 577। बहुत बढ़िया सीट्स की वैकेंसी निकाली यूपीएससी ने। अब ये भी अगर आपको कम पड़े तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। खैर, 577 काफ़ी हैं। 159 थी एपीएफसी की और 418 है ईओ की, राइट। अब एपीएफसी और ईओ में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। एपीएफसी जो है एकदम क्लास, जिसको कहते हैं ना खालिस क्लास, ग्रुप ए गेस्टेड पोस्ट है वो, ठीक है। दैट इज़ ग्रुप ए गेस्टेड पोस्ट। मैं हाईलाइट कर दूं तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। दैट इज़ ग्रुप ए गेस्टेड पोस्ट है ये आपकी, ठीक है। इन एनी केस ये गेस्टेड है और इसका पे मैट्रिक्स जो है वो सीधा सीधा आपका पे लेवल 10 पे है, ठीक है। तो मतलब जैसे आईएएस आईपीएस हैं आपका, उसी लेवल का रुतबा आपका रहेगा। ईओ में ये है ग्रुप बी पोस्ट, ओके। और इसका पे मैट्रिक्स है 8 लेवल का, पे लेवल 8 पे आते हैं। तो होता क्या है, एक तरीके से मैं आपको बता दूं, जो ईओ होते हैं ना वो एपीएफसी को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ईओ जो हैं वो एपीएफसी को रिपोर्ट करते हैं। अब ईओ जो होती है पोस्ट, ये आपको अगर पता ना हो तो एनफोर्समेंट ऑफिसर, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता है क्योंकि पहली बार बैठ रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड एओ जो आपके होते हैं वो होते हैं अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। तो अकाउंट्स ऑफिसर का क्या काम है, ये डेस्क जॉब है,
ठीक है। जो भी अकाउंट्स आया सारी चीज़ें उनको हैंडल करनी है, ऑडिटिंग वगैरह हैंडल करनी है। और एनफोर्समेंट वालों का तो काम होता है, पता ही है, फील्ड में जाके उन्होंने एनफोर्समेंट वगैरह का जो काम करना होता है। तो जो भी रिपोर्ट्स वगैरह ये दोनों आके बनाएंगे वो उन्होंने जाके यहाँ पे APFC को रिपोर्ट करनी है। तो APFC उनसे ऊपर बैठता है। अब बात आती है कि APFC क्यों आपका ये गोल्डन चांस है। इसलिए क्योंकि अगर आप EO बनते हैं तो APFC बनने में, यानी EO से APFC बनने में आपके मिनिमम 5 to 8 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली APFC रिक्रूट हो रहे हैं तो आपके ये जो 5 से 8 साल का समय है ये सेव हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो APFC बनने के ये फ़ायदे हैं सबसे ज़्यादा। ओके। बट APFC सिर्फ वही डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात आती है, बट ऐसा नहीं है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन है, अरे मैम डिज़ायरेबल मांगा है, हम उसमें हैं कि नहीं है ना। डिज़ायरेबल मांगा है तो क्या हो गया, मैंडेटरी तो नहीं है ना। मैंडेटरी जो क्वालिफ़िकेशन है एलिजिबिलिटी की वो तो आप दोनों में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो दीजिए दोनों पेपर, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अब गोल्डन चांस ये क्यों है मैं ये बता देती हूँ आपको। गोल्डन चांस इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे UPSC मेंस के लिए सेलेक्ट हो गए हैं जिनका भी होना था। मैक्सिमम बच्चे UPPCS मेंस के लिए सेलेक्ट हो गए हैं जिनका भी होना था, और उन्होंने भी ये फॉर्म भरे थे दोनों। ठीक है। तो अब वो भीड़ जो है वो आपकी यहाँ छट के निकल चुकी है। इन दोनों में UPSC मेंस और UPPCS मेंस में बिजी हैं। आपका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया PCS में और UPSC में मेंस के लिए। तो अब आपके पास क्या चांस है, ये है, वो भीड़ तो हट गई ना, वो कंपटीशन तो उतना गायब हो गया, ख़त्म हो गया। तो आपका यहाँ पे गोल्डन चांस बन गया, राइट। दूसरा, कईयों के जो सेंटर्स हैं ना, सेंटर्स जिसको कहते हैं, सेंटर्स ही आउटसाइड पड़ गए हैं क्योंकि बहुत बच्चों ने एकदम लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरे थे, ऐसा भी था। और सेंटर्स आउटसाइड आ गए हैं, किसी का भोपाल आया, किसी का कहीं ने कहाँ अमृतसर वगैरह वगैरह, पता नहीं अमृतसर में कह रही हूँ वैसे, बट मतलब कैपिटल्स में अगेन, जैसे तमिलनाडु वगैरह भी, साउथ के बच्चों का, कईयों का, मतलब जो कर्नाटक के बच्चे हैं उनका तमिलनाडु गया है सेंटर। ऐसे बहुत बहुत दूर दूर जगह से सेंटर्स गए हैं। ठीक है। तो जैसे अब भोपाल ही गया है, भोपाल में इसलिए बोल रही हूँ, भोपाल मेरा भी सेंटर गया है। मैं पेपर ये देने नहीं जा रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूँगी। ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा बहुत एक्टिव चल रहा है, मैं ये क्यों दूँ, मेंस निकल गया है तो वही चीज़ है, ये देने का मतलब नहीं बनता। तो देखिए मेरे जैसे ही काफ़ी बच्चे होंगे जो छोड़ देंगे इस पेपर को, दे आर गोइंग टू लीव दिस एग्जामिनेशन। ठीक है। वो ये छोड़ देंगे, ठीक है ना, मैनी विल लीव दिस एग्जामिनेशन। तो आपके पास कंपटीशन वैसे ही कम हो गया, तो ये एक खुश होने वाली बात है, राइट। कंपटीशन कम हो गया तो आप इसमें अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम में, है ना। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा गोल्डन चांस क्यों है कि APFC की इतनी सारी सीट्स निकाल दी हैं, राइट। अगर APFC में भी नहीं होता है तो EOA में तो होने के चांसेस हैं, उसमें काफ़ी सीट्स हैं, है ना। तो ये एक रिस्पेक्टेबल रेप्यूटेड जॉब है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली PCS मेंस और UPSC मेंस के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मेरी ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। समझ लीजिए एक तरीके से मैं ऑर्डर ही दे रही हूँ, ज़रूर जाइए पेपर देने। बिल्कुल भी ये नहीं कि नहीं दूर, अब क्या करना है, दूर आ गया। देखिए दूर आ गया सेंटर, वो लोग नहीं, मतलब देने नहीं जा रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है मेंस के लिए। ठीक है। अब आपका अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ है और ज़्यादा दूर नहीं है सेंटर, थोड़ा सा भी पास में, तो चले जाइए देने। अब जैसे कई बच्चे हैं, मान लीजिए दिल्ली के आसपास रह रहे होंगे, उनका दिल्ली आया है तो चले जाओ यार, नोएडा में हो, दिल्ली जाना है, चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन लखनऊ वाले बच्चे भी, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है मेंस वगैरह के लिए, तो भोपाल ओवरनाइट जर्नी है, ट्रेन में बैठ के चले जाओ, देने में क्या प्रॉब्लम है। जब कुछ और एग्ज़ाम आसपास है नहीं तो ये दे दो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपका मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है तो आप छोड़िए, नहीं हुआ है तो बिल्कुल मत छोड़िए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको देना है पेपर। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं क्या कह रही हूँ कि अपने दिमाग में ये ईगो मत बैठा लीजिए कि बनना है तो IAS IPS IRS बनना है, नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। APFC बहुत लिक्रेटिव जॉब है। अच्छा ये भी मैं बता दूं, अब इसके लिए भी एक तो ना चलन सा चल गया है, कोई कुछ भलाई करे, कोई कुछ अच्छी बातें बताए, उसको भी गाली देने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में, मैडम ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलाना ढमकाना। मैं देख रही थी बहुत यूट्यूब चैनल्स पे बेचारे, मतलब जो भी जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी गाली दे रहे हैं। ठीक है। तो ये तो एक ट्रेंड सा बन गया है, कोई कुछ अच्छा बोले उसको भी आओ भाई उसकी टांग खींचो, छींटा कशी करो। अब बोल देंगे कि अरे मैम आप क्यों ऐसे ऐसे बोल रहे हो, ऐसे ऐसे गाइड कर रही हो, हम लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ाओगी, भीड़ बढ़ाओगी। क्यों भाई, क्या भीड़ बढ़ा रही हूँ मैं। अब भाई देखो यहाँ पे अगर मेरा इनिशिएटिव यही है कि मैंने खुद को देखा है कि किस हिसाब से मैंने
चीज़ें मतलब अपने आप करते टाइम पे मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली, ठीक है। तो वही एक्सपीरियंस से मैंने सोचा कि मैं बाकी लोगों को वॉट एवर एनरिच्ड एक्सपीरियंस आई एम हैविंग, आई वांटेड टू एनलाइटन ऑल ऑफ यू जो भी बेचारे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं ऐसा नहीं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, टचवुड, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कुछ नहीं रहा मेरे पास, बट टाइम ही नहीं था। बहुत छोटी एज में ग्रेजुएशन करते ही मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन ऑफिसर इन PSU एट अ वेरी टेंडर एज। नहीं टाइम मिला, नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो वो था मेरे पास। तो आप लोगों के पास जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, कईयों ने कहा कि मैम थैंक यू सो मच, आपका बहुत नोबल इनिशिएटिव है। जो भी हम गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं कोचिंग लेके, आप सेल्फ स्टडी में ही बता देते हैं कि कैसे कौन सी बुक पढ़नी है, क्या है क्या नहीं। बुक रिव्यू वाले वीडियो आपके बहुत अच्छे होते हैं, और बुक रिव्यूज़ कर दीजिए कैसे क्या सारी चीज़ें। तो एक एक करके मैंने सोचा था सारी बुक का रिव्यू जो भी दे पाऊँ और बता पाऊँ सब चीज़ें, तो वो रहता है। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। तो जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है तो उनको तो मैं एज अ गाइड, एज अ मेंटर तो उनको सजेस्ट करूँगी कि ये जाएँ पेपर देने। उसमें क्या गलत कर रही हूँ, क्या भीड़ बढ़ाना। जिसमें भी काबिलियत होगी, मादा होगा, वो तो निकालेगा ही पेपर, चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात आती है कि गोल्डन चांस का जो थर्ड पॉइंट है कि क्यों मैं बोल रही हूँ गोल्डन चांस है। आपने सिलेबस देखा है क्या? सिलेबस देखिए पहले तो। जो तो एकदम रिगुलरसली तैयारी कर रहे होंगे UPFO की, उन्होंने देख लिया होगा, नो डाउट अबाउट इट। बट जिनका भाई जो जुटे हुए थे UPSC UPPCS मेंस के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, आयोग ने ऐसी बदतमीज़ी करी कि बेचारों का नहीं हुआ। मेरे को बहुत दुख हुआ है। और ये आयोग के लिए ना, इस पर मैंने ना एक रिसर्च की थी, मैं पढ़ रही थी, काफ़ी जगह ये चीज़ें बोली गई हैं और वो बहुत सही बोली गई हैं कि आयोग को ना ये चीज़ें संज्ञान में लेनी चाहिए, और इसके लिए बच्चों को प्रेशर बनाना पड़ेगा, बच्चों को स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से खिलवाड़ कर नहीं सकते। मैं ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। खिलवाड़ नहीं कर सकते इस तरीके से भविष्य के साथ। 100 की सीधी बात है, एक पेपर ले रहे हो साल में, वो पेपर भी तुमसे ढंग से नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और आप उसमें क्या कर रहे हो, उसमें भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन डाल दे रहे हो। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन डालने पे आप कर क्या रहे हो कि आंसर की जो आती है वो भी आपकी डिस्प्यूटेड होती है, और वो आपने रिवाइज आंसर की निकालनी भी नहीं होती है। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? कुछ भी नहीं है। करना क्या चाह रहे हो? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है पूरा पूरा। 85+ क्वेश्चन जिसके भी सही हैं, वो हर हालत में काबिल है बच्चा। आप किस बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे हो कि 99, 97, 96 क्वेश्चन वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है, 88, 89 वाला हो जा रहा है? कितने क्वेश्चन डिलीट कर दिए आपने कि 88, 89 वाले का हो गया? भाई उसके गलत हुए होंगे, तभी तो 88, 89 पे था। और जिसके सही थे बेचारा 96, 97 पे था, वो गलत क्वेश्चन आपने हटा दिए, बस वो नीचे आ गया। तो क्या तरीका है पता नहीं है, खैर ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें बताते हैं सिलेबस, आप देखिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। जनरल इंग्लिश आती ही है, कोई इतना कम नहीं आती होगी। PCS UPSC के पेपर में बैठ रहे हैं। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स, करंट इवेंट्स, UPSC UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक भी आपने अच्छे से किया ही होगा, है ना। पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, कोई अलग चीज़ नहीं है, बिल्कुल वही सब है। UPSC UPPCS के लिए पढ़ रहे हैं तो है ही है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो फेवरेट सब्जेक्ट होता है आफ्टर हिस्ट्री पॉलिटी सबका, ठीक है। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, सब वही है, सारे पैरेलल सिलेबस है UPSC से रिगार्डिंग। ये एक चीज़ है जो थोड़ी नई है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड इंश्योरेंस। अगर आपने नहीं इसको पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कल की वीडियो में यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का बताया था, रेफरल दिया था। वो बुक मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF में पड़ी हुई है। टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है, यही सेम नाम से, एम सिविल सर्विसेज, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। DPB यही लगी हुई है, ठीक है, DPB यही लगी हुई है यूट्यूब वाली, तो आप देखेंगे मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है मैंने टेलीग्राम का लिंक, तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने PDF डाली है YCT वाली बुक की, EPFO की, वहाँ से कर लीजिए ये टॉपिक्स। बस मेन MCQs करके जाइए, और जो जो चीज़ें बताई हैं फॉर्मूले रट जाइए, क्या है क्या चीज़ें फाइनेंस के, वो कर लीजिए बस। IR और लेबर लॉस के टॉपिक्स मैंने बताए थे कल, क्या क्या करने हैं, इंश्योरेंस के भी बताए थे, और MCQs कर जाइए बस, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, इतना तो आता ही है, कोई वो नहीं है। एलिमेंट्री मैथ, स्टैट्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, अगर CSAT की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली UPSC UPPCS के लिए तो ये तो निकल ही जाना है। और सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सिर्फ यही एक टॉपिक है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे सोच होंगे कि छोड़ दो पेपर, क्या करना है क्या नहीं। तो एक टॉपिक की वजह से पूरा पेपर छोड़ना मुझे तो नहीं तर्क संगत लगती है बात, ठीक है। तो आप ये पेपर ज़रूर देने चाहिए। यही एग्ज़ाम आपका प्लान B के अंडर आता है एक तरीके से, राइट। प्लान B के अंडर और कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। मुझे लगता है मेरी बातें आप लोगों के समझ में आएंगी और आप बेझिझक जाएंगे पेपर देने, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी मेरे को डाउट आया था शाम के टाइम पे मुझे मतलब चैनल पे ही ऑब्वियसली EPFO वाली कल की जो वीडियो डाली थी उस पर मैम ने डाउट पूछा था, अश्रुति करके हैं, कि मैम
फॉर्म तो दोनों का भरा है, ईओ एओ का और एपीएफसी का, बट एपीएफसी वाली डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, पेपर दोनों देना है, वो डिसाइड करने वाली यूपीएससी है कि आप पहले सेलेक्ट तो होइए, फिर उसके बाद देखेंगे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वाली बात आती है कि नहीं, ठीक है। वो उनके ऊपर छोड़िए डिसाइडिंग फैक्टर, आप दोनों पेपर दीजिए, ठीक है ना। जिन्होंने भी दोनों भरा है दोनों दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एक दो ही मतलब सिलेबस में कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं। ईओ एओ का सिलेबस आप समझ लीजिए कि वो एक सबसेट है, ठीक है, किसका, आपका ये एपीएफसी के सिलेबस का, ठीक है, वो उसी का एक भाग ही है, राइट, ठीक है ना। तो कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। कल मैं डिस्कशन करके बता दूंगी कि सिलेबस में क्या कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं दोनों पेपर में, और दोनों पेपर को करने का क्या तरीका रहेगा, पहले कौन सा सेक्शन उठाना है, ठीक है, पेपर में कौन सा पोर्शन पहले करना है, जिससे ताकि वो टाइम बचे आपका नेक्स्ट पोर्शन के लिए, और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सेफ साइड रहने के लिए, कैसे क्या करनी है, सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी, ये मैं कल शाम के 9 बजे वाली वीडियो में बताऊँगी। तो आप देख लीजिएगा उसको, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। 9 बजे, रात में 9 बजे यूजुअली मैं वीडियोस डाल देती हूँ, 9 बजे का ही रहता है, कभी कभार टेक्निकल ग्लिचेस रहती है तो लेट हो जाता है, और कुछ नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मैं वहीं डालती हूँ, ताकि आप लोगों को एक आसानी रहे देखने के लिए, ठीक है, तुरंत के तुरंत कैसे क्या सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी कर लीजिए यूपीएफओ की, और मेंस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो आप सभी बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, प्लीज़ मुझे एक एक करके मेल करिए और टेलीग्राम चैनल में डालिए, क्योंकि जुलाई फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स फुल फ्लेश्ड मेंस के ऊपर ही स्ट्रेटजी वाइज वीडियोज़ रहेंगी। और आरओ के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बच्चों ने डाला है, क्योंकि जिनका नहीं हुआ पीसीएस मेंस अनफॉर्चुनेटली उसके लिए सिलेक्शन, तो वो आरओ पे जुटेंगे, तो हाँ मैं उसके लिए भी डाल दूँगी। प्रॉब्लम यही है, टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है शेड्यूल, बार बार कहूँगी। मेंस दोनों देखने हैं, आगे सिलेक्शन क्या होना है तो भगवान जी के ऊपर है, अपने हिसाब से तो तैयारी करनी ही है, दिन रात लगे रहते हैं। स्पेयर टाइम अब मेरे पास, रेस्ट टाइम कम हो जा रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि जॉब भी देखनी है, सारी चीज़ें, ठीक है। जॉब से छुट्टी मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, बट अब देखते हैं, क्या ही बोलूँ, ठीक है। क्योंकि पास्ट में भी छुट्टियां ली थी हेल्थ की वजह से, देखते हैं हम, 100 चीज़ें हैं, तो इसलिए मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, तो मैं एक ही वीडियो बना पाती हूँ, बट लाइन बाय लाइन मैं 1 बाय 1 आप लोगों के सभी के सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, सारे डाउट्स उठाऊँगी, और उन पे एक एक करके वीडियोस बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि एक ग्रुप बन जाए अच्छा सा, है ना। तो एक डिस्कशन, लाइव डिस्कशन हो जाएगी, मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी क्वेश्चन आंसर्स राउंड के लिए, उसमें आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो पाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट दोस्तों। एकादशी है आज एक्चुअली, तो पूजा करनी थी, थक गई एकदम पढ़ के सुबह से, और सारी चीज़ें, आज मेरी वर्क एनिवर्सरी भी थी, तो यू कैन विश मी ऑल्सो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बेस्ट विशेस दे सकते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।